नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हर देश के भविष्य से जुड़ा है। वो ये कि कोई भी देश अपनी कुदरती दौलत का इस्तेमाल करके सबके लिए एक बेहतर कल कैसे बना सकता है। और इसी सवाल के जवाब की शुरुआत होती है महात्मा गांधी के एक बहुत ही गहरे विचार से। उन्होंने कहा था, हर किसी की जरूरत के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। मतलब असल चुनौती जरूरत और लालच के बीच संतुलन बनाने की है। तो चलिए इस बड़ी और जरूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये संसाधन या रिसोर्स होता क्या है? जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सीधी सी बात है। हमारे आसपास मौजूद हर वो चीज जो हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, वही संसाधन है। बस शर्त यह है कि हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो, वो आर्थिक रूप से फायदेमंद हो और समाज उसे स्वीकार करे। मतलब हवा, पानी, खनिज, ये सब कुछ जो हमें प्रकृति से मिला है और जिससे हमारी जिंदगी चलती है। और यही चीजें किसी भी देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। अब इन संसाधनों को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हो गए प्राकृतिक संसाधन, जैसे जंगल, नदियां, खनिज। दूसरे हैं मानव निर्मित, यानी जो हमने बनाए हैं, इमारतें, सड़कें, टेक्नोलॉजी। और तीसरे, जो शायद सबसे जरूरी है, वो हैं हम खुद, यानी इंसान। जी हाँ, हमारा सबसे कीमती संसाधन हमारी खदानें या जंगल नहीं, बल्कि हमारे अपने लोग हैं। आखिर इंसानों का ज्ञान, उनका हुनर, उनकी मेहनत ही तो है जो बाकी सभी संसाधनों को मूल्यवान बनाती है। असली ताकत तो यही है। अच्छा, अब जब ये साफ हो गया है कि संसाधन कितने जरूरी हैं, तो एक और सवाल खड़ा होता है। वो ये कि इनकी प्लानिंग करना, इनका सही मैनेजमेंट करना इतना जरूरी क्यों है? अब कोई भी ये सोच सकता है कि भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ तो हर तरह के रिसोर्स होंगे ही, तो फिर इतनी प्लानिंग की क्या जरूरत है? जो है इस्तेमाल करो। लेकिन देखिए, जवाब इतना सीधा नहीं है। असलियत यह है कि ये संसाधन हर जगह बराबर नहीं है। इनका बंटवारा बहुत ही असमान है। जैसे झारखंड को देखिए, खनिज और कोयले से भरा पड़ा है। वहीं राजस्थान में धूप और हवा से बनने वाली एनर्जी की कोई कमी नहीं है। और पंजाब की जमीन तो खेती के लिए सोने जैसी है। तो अब आप समझे, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ और इसी असंतुलन को ठीक करना, यही तो प्लानिंग का असल मकसद है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए भारत में एक 3 स्टेप का प्रोसेस अपनाया जाता है। सबसे पहले तो देश भर में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से संसाधन हैं, इसकी पहचान करके एक लिस्ट बनाई जाती है। दूसरा स्टेप है एक ढांचा तैयार करना, जिसमें सही टेक्नोलॉजी और स्किल्स का इस्तेमाल करके उन संसाधनों को निकालने और इस्तेमाल करने की प्लानिंग हो। और तीसरा और सबसे अहम कदम, ये देखना कि ये सारी प्लानिंग देश के बड़े विकास के लक्ष्यों के साथ मेल खाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी संसाधन की बात करते हैं, हमारी जमीन और हमारी मिट्टी। जब जमीन का बेहिसाब और गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं भूमि क्षरण या लैंड डिग्रेडेशन। मतलब जमीन की उपजाऊ शक्ति का कम हो जाना। और ये होता क्यों है? जंगलों की कटाई से, जानवरों की बहुत ज्यादा चराई से, या फिर माइनिंग की वजह से। ये सिर्फ हमारी खेतीबाड़ी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जब हम जमीन की बात करते हैं, तो मिट्टी को कैसे भूल सकते हैं? भारत में तो कमाल की भौगोलिक विविधता है और इसी वजह से यहाँ कई तरह की मिट्टी भी मिलती है। जैसे उत्तर के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी है, जो गन्ना, गेहूं, चावल के लिए एकदम परफेक्ट है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी मिलती है, जो कपास की खेती के लिए मशहूर है। इसी तरह लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, हर मिट्टी की अपनी कहानी, अपनी फसल है। हमारी पूरी कृषि अर्थव्यवस्था इसी मिट्टी पर तो टिकी है। वैसे संसाधनों को सहेजने का ये काम कोई नया नहीं है। भारत में तो इसकी बहुत पुरानी और समृद्ध परंपरा रही है। हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लीजिए, वहाँ सदियों से कुल नाम का एक सिस्टम चला आ रहा है पानी को इकट्ठा करने के लिए। ये पारंपरिक तरीके आज भी हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ मिलकर कैसे जिया जाता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात पर लाता है। देखिए, संरक्षण या कंजर्वेशन ये सिर्फ सरकारी फाइलों या कानूनों से नहीं होता। असली संरक्षण तो जमीन पर होता है, और इसे करते हैं वो लोग, वो समुदाय जिनकी जिंदगी सीधे तौर पर इन संसाधनों से जुड़ी होती है।
इसका सबसे जिंदा और पावरफुल उदाहरण है चिपको आंदोलन। याद है 70 के दशक में जब गढ़वाल में पेड़ों को काटने का ठेका दिया गया तो वहां के गांव के लोग, खासकर महिलाएं, पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, पेड़ काटने से पहले हमें काटना होगा। ये एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को पर्यावरण बचाने का एक नया रास्ता दिखाया। और ये जो संरक्षण की भावना है ना, ये सिर्फ बड़े आंदोलनों तक सीमित नहीं है। हम सब अपनी रोज की जिंदगी में इसका हिस्सा बन सकते हैं। बस 3 आर का सिद्धांत याद रखना है। रिड्यूस यानी कम इस्तेमाल करना, रीयूज यानी चीजों को फेंकने के बजाय दोबारा काम में लाना, और रीसाइकल यानी कचरे से नई चीजें बनाना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसी से तय होगा कि आने वाले कल का भारत कैसा होगा, कितना समृद्ध और कितना टिकाऊ। तो सवाल ये है कि हम जा कहाँ रहे हैं? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी है। साल 2047 जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक देश को $30 ट्रिलियन की एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना। इस विजन को नाम दिया गया है विकसित भारत एट 2047। और ये सपना सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। इसके लिए अर्थव्यवस्था के हर हिस्से में बड़े सुधारों की जरूरत है, चाहे वो इकोनॉमी हो, खेती किसानी हो या फिर पर्यावरण। हर जगह बदलाव की जरूरत है ताकि हम अपने संसाधनों का सबसे अच्छा और टिकाऊ इस्तेमाल कर सकें। इन सभी सुधारों के पीछे एक सोच है कि देश में काम करने के तरीकों को आसान बनाया जाए। जो पुरानी रुकावटें हैं, जो रेड टेप है, उसे हटाकर नए आइडियाज, नए बिजनेस और नए निवेश के लिए रेड कार्पेट बिछाया जाए। तो आखिर में सवाल ये बचता है, ये संसाधन हमारे हैं और भविष्य भी हमारा ही है। एक विकसित भारत का रास्ता हम सब मिलकर कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें सबकी भागीदारी जरूरी है, सरकार की, कंपनियों की और हम सब नागरिकों की।